हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। 8वीं कक्षा के द्वितीय चरण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं पाठ 12 मैं कवि कैसे बना के साथ, जहाँ हम इस पाठ के लेखक श्री गोपाल प्रसाद व्यास की आत्मकथा के द्वारा यह जानेंगे कि कैसे वह संगीत व कला से जुड़े परिवार से संबंध रखते हुए भी एक कवि बन गए और उन्हें पता ही नहीं चला। इसी काव्य लेखन को उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र ही बना लिया। तो आइए अब हम इसके कवि बनने की कहानी को जानते हैं, लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले हम इसके कठिन शब्दों का उच्चारण व अर्थ को जान लेते हैं। तो हमारा पहला शब्द है कवि। कवि यानी पोएट। अगला शब्द आत्मकथा, बड़ा आ आधा त म क थ को आ। आत्मकथा मीन्स ऑटोबायोग्राफी। मूल उद्देश्य की पहली पंक्ति में देखिए, इच्छा ई आधा च छ को आ। इच्छा मीन्स चाह। अगला शब्द रुचि, र को छोटा ऊ च को छोटी ई। रुचि मीन्स इंटरेस्ट। अगले शब्द पर आइए, आत्मसंतुष्टि, बड़ा आ आधा त म स के ऊपर बिंदी त को छोटा ऊ आधे श को छोटी ई ट। आत्मसंतुष्टि मीन्स सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इसी पंक्ति में हमारा अगला शब्द है गोष्ठियों, ग को ओ आधे श को छोटी ई ठ य को ओ ऊपर बिंदी। गोष्ठियों मीन्स मुशायरों। मंच, मंच यानी स्टेज। अब बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर, प्रेरित। प के पैर में पदेन, ऊपर ए, र को छोटी ई त। प्रेरित मीन्स इंस्पायर। अगला शब्द है विद्यालय। विद्यालय मीन्स स्कूल। अगली पंक्ति में देखिए, तीसरे दर्जे में, द ज के ऊपर ए और रेफ। दर्जे मीन्स क्लास। इन थर्ड क्लास। बच्चों, इसी पंक्ति में एक शब्द है जागरण काल। जागरण काल से अभिप्राय आज़ादी के संघर्ष का समय, या फिर इसे संघर्ष काल भी कहा जा सकता है। अगली पंक्ति में आइए, राष्ट्रीयता, र को आ आधा श ट के पैर में पदेन बड़ी ई य त को आ। राष्ट्रीयता मीन्स नेशनैलिटी। अगला शब्द है शिक्षा संस्थाओं। शिक्षा संस्थाओं मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगला शब्द सप्ताह, स आधा प त को आह। सप्ताह मीन्स वीक। उत्सव, उ आधा त स व। उत्सव मीन्स फंक्शंस। अब चलते हैं पेज नंबर 103 पर और पहली पंक्ति में देखिए, रास लीलाओं। तो बच्चों, यहाँ रास लीलाओं से भाव कृष्ण लीलाओं से है, तो इसके ऊपर आप लिखेंगे कृष्ण लीलाएं। छत्र, छत्र यानी ओनली। अगला शब्द देखिए, स्वर ताल। स्वर ताल मीन्स म्यूजिक। वाद्य, वाद्य मीन्स गाना बजाना। अगला शब्द इकलौती संतान। इकलौती मीन्स अकेली या एकमात्र। विरासत, विरासत मीन्स इनहेरिटेंस। अगले पैरा की पहली लाइन देखिए, बपौती के कारण। यहाँ बपौती से भाव विरासत से है, यानी बाप दादा से मिला हुआ। मॉनिटर मीन्स मॉनिटर। अगली पंक्ति का शब्द देखिए, शोभा यात्रा। शोभा यात्रा मीन्स प्रोसेशन। मन चटुआ, मन बहलाने वाला। महत्ता, म ह आधा त को आ। महत्ता मीन्स इम्पोर्टेंस। प्रस्तुति, प के पैर में पदेन आधा स त को छोटा ऊ त को छोटी ई। प्रस्तुति मीन्स प्रेजेंटेशन। सरासर, सरासर मीन्स पूरी तरह से। अब चलते हैं अगले पैरा की ओर। पहली लाइन में शब्द देखिए, कद्र। कद्र मीन्स इज्जत, क द के पैर में पदेन।
बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। आमंत्रित। आ म के ऊपर बिंदी, त्र को छोटी ई, त। आमंत्रित मीन्स इनवाइट। आदर, रिस्पेक्ट। लालसा, इच्छा होना। जागृत, ज को आ, ग के पैर में पदीन, त। जागृत मीन्स जागना। अगला शब्द देखिए, सुप्रसिद्ध। स को छोटा ऊ, प के पैर में पदेन, स को छोटी ई, द के पैर में हलंत, ध। सुप्रसिद्ध मीन्स फेमस। शिष्ट मंडली। शिष्ट मंडली मीन्स चेले। यहाँ इसी पंक्ति में शब्द देखिए, कवित सवैये। कवित सवैये बच्चों काव्य की दो अलग अलग विधाएं हैं। कंठस्थ, क के ऊपर बिंदी ठ, कंठ आधा स, थ। कंठस्थ मीन्स याद करना। हिंडोलो। हिंडोलो मीन्स झूलों। यहाँ अगला शब्द है पड़त दंगल। पड़त दंगल मीन्स मुशायरे। अब हम अपनी रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों जब आप रीडिंग करेंगे उसी दौरान आप देखेंगे यानी पठन करेंगे कि इस पाठ में बहुत से नाम आए हैं, जैसे लेखक के नाना जी, पिताजी, अध्यापक, पड़ोसी एवं हेडमास्टर आदि का। तो उन्हें स्मरण रखने के लिए पठन के साथ साथ ही आप रेखांकित करते जाएं, ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। कोई सन 1924 के आसपास की बात है। मैं मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में शायद तीसरे दर्जे में पढ़ा करता था। लेखक उस समय की बात कर रहे हैं जब वह तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। वह भारत का जागरण काल था, यानी संघर्ष काल था। समाज सुधार और राष्ट्रीयता दोनों ही अपने पूरे यौवन पर थे। पूरे यौवन पर थे यानी चरम सीमा पर थे। शिक्षा संस्थाओं पर भी इनकी गहरी छाप थी। हमारे विद्यालय में भी लगभग प्रति सप्ताह कोई ना कोई उत्सव आयोजन होता ही रहता था। मुझे भी इन अवसरों पर उजले उजले कपड़े पहनकर आगे बैठने में बड़ा आनंद आता था। संगीत तो मेरे परिवार के रग रग में था, यानी उनके परिवार में संगीत के बहुत बड़े बड़े ज्ञाता थे। तो आइए कौन थे देखते हैं। मेरे नाना जी अपने दिनों में ब्रज की रास लीलाओं के एक छत्र स्वामी थे। देखिए बच्चों, अभी आपने यहाँ मेरे नाना जी के साथ ही आपने नंदन गिरवर वध शब्द को पढ़ा, उसको रेखांकित कीजिए। ये उनके नाना जी का नाम है। मेरे पिताजी पंडित ब्रज किशोर शास्त्री जी, ये उनके पिताजी का नाम है, रेखांकित कीजिए। को भी स्वर ताल का अच्छा ज्ञान था, यानी उन्हें संगीत की बड़ी अच्छी समझ थी। मेरी जीजी, यहाँ जीजी शब्द का प्रयोग माँ के लिए किया गया है, जबकि कुछ जगह पर जीजी शब्द का प्रयोग बहन के लिए किया जाता है। मेरी जीजी के बिना तो हमारे गली मोहल्ले में स्त्रियों का कोई गीत वाद्य जमता ही ना था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था, इसलिए उनकी अन्य सब चीज़ों के साथ साथ संगीत भी मुझे विरासत में ही मिला था। इतने बड़े बड़े संगीत के ज्ञाता होने के कारण और इकलौती संतान होने के कारण उन्हें संगीत की खूब समझ थी। तो बढ़ते हैं आगे। अपनी इसी बपौती के कारण, यानी जो ये संगीत उन्हें विरासत में मिला था, मैं अपनी कक्षा का मॉनिटर भी बनता था। और गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब हमारे नगर में विद्यालय की गाती बजाती टोली शोभा यात्रा में निकलती थी, तो मैं उसका मन चटुआ बनाया जाता था। मन चटुआ यानी मन बहलाने वाला। लेकिन मेरा यह संगीत ज्ञान मुझे कोई विद्यालय के समारोह में कोई महत्ता नहीं दिला सका, जबकि उन्हें संगीत का ज्ञान विरासत में अपने परिवार से मिला था। लेकिन उन्हें विद्यालय के समारोह में इसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं मिल सकी, यानी उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल सका। मुझे किसी संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति देने का अवसर नहीं मिला। उन्हें केवल मन चटुए के रूप में ही
आगे रखा जाता था, जबकि कभी भी उन्हें अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में कोई प्रस्तुति देने का अवसर नहीं मिला। यह मेरे साथ सरासर अन्याय था। जहाँ तक याद पड़ता है, जानबूझकर तो मैंने अन्याय को बचपन से ही सहन नहीं किया। ये यहाँ पर लेखक के स्वभाव की बात की जा रही है कि उन्होंने अपने बचपन से ही कभी होने वाले अन्याय को सहन नहीं किया। तो बढ़ते हैं आगे। तभी मैंने देखा कि लोगों के मन में संगीत से अधिक कविता की कद्र है। मैंने पाया कि मेरे साथी लड़कों को संगीत सुनाने के लिए तो नहीं, पर कविताएं सुनाने के लिए बड़े चाव से आमंत्रित किया जाता है। मैं देखता कि साथ के लड़कों की कविताएं सुनने के बाद तालियों की तड़तड़ाहट बड़ी सुंदर होती है, और उसमें लड़के ही नहीं, अध्यापक भी थोड़ा रस लेते हैं। यानी सभी को संगीत की बजाय कविता सुनना ही अच्छा लगता है। अब लेखक को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा, और उसमें लड़के ही नहीं, अध्यापक भी थोड़ा रस ले लेते हैं, यानी अध्यापकों को भी वह सुनना अच्छा लगता है। फिर यह भी देखा कि अच्छे बुरे की, आदर अनादर की सूचना तालियों द्वारा ही प्रकट होती है। यानी तालियों की तड़तड़ाहट से ही ये पता चल जाता है कि कविताएं किसे सुनने में अच्छी लगी और किसे नहीं। मगर कविता के बाद जिस तरह तालियों के खाली बादल गरजते थे, उन्हें देखकर मेरे मन में भी कविताएं सुनाने की लालसा जागृत होने लगी। यानी उनके मन में भी कविता करने की इच्छा जागने लगी। मथुरा में तब ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी जी जीवित थे। तो बच्चों, यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि शहर का नाम मथुरा, भाषा कौन सी? ब्रज भाषा, और सुप्रसिद्ध कवि कौन? श्री नवनीत चतुर्वेदी जी। इन तीनों शब्दों को रेखांकित कीजिए। उनकी वहाँ अच्छी शिष्य मंडली थी, यानी उनके वहाँ काफ़ी चेले थे। इन शिष्यों को ब्रज भाषा के अनेक चुटीले कवित सवैये, चुटीले यानी मनोरंजक कवित सवैये कंठस्थ रहते थे, याद रहते थे। बसंतोत्सव के फूल डोलों, बसंतोत्सव यानी बसंत के उत्सव, सावन के हिंडोलों और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह इनके पड़त दंगल जुटा करते थे, जिसमें दूर दूर के कवित सवैये पढ़ने वाले मथुरा की ज़मीन पर आया करते थे। यानी इन सभी अवसरों, विभिन्न उत्सवों, विभिन्न मेले लगते थे, जहाँ पर कवि मुशायरे किए जाते थे, और बहुत से कवि इसमें हिस्सा भी लेते थे, और हार जीत की बाजी लगा करती थी। इनमें से एक हमारे पड़ोसी रामलाल जी भी थे। यूँ तो वह उम्र में मुझसे थोड़ा बड़े थे, लेकिन कवि होने के कारण समाज में उनकी गिनती समझदारों में हो चली थी। लेखक ने जब ये देखा कि जगह जगह इसके मुशायरे लगते हैं, तो उन्हें ये भी लगा कि उनके पड़ोसी भी उन मुशायरों और कवि सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने उससे अपना मेलजोल बढ़ाना शुरू किया। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन। अब हम अपने अगले सेशन में मिलेंगे। तब हम जानेंगे कि लेखक के कवि बनने के सफ़र में किस किस ने अपनी भूमिका निभाई। तब तक आप पृष्ठ 102 और 3 को अच्छी तरह से रिवाइज करें और कठिन शब्दों को दोहराएं। धन्यवाद।